गाइस वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में हर्षद अली जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सामान्य अध्ययन के सारे क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था। यहाँ से आगे के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए आप। कल एक मोटिवेशनल वीडियो लेते हैं आपकी स्टडी को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर। आज का पहला सवाल देखें। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है। इसका मतलब, पहली लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे देश का संविधान है वो सेंट्रल लेवल पर यानी पूरे सभी राज्यों में लागू है। केवल एक राज्य ऐसा है जो इसका अपवाद था, यानी कोई एक ऐसा भी राज्य था जिसमें हमारे देश का संविधान लागू नहीं होता था। कौन सा था वो राज्य? आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को आप जानते हैं। इसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे, स्पेशल प्रोविजंस जम्मू कश्मीर के लिए किए गए थे। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। तो जो संविधान बाकी राज्यों में लागू होता है, पूरे केंद्र में और बाकी राज्यों में जो लागू होता है अब वर्तमान में भी, ये वाला संविधान पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर की अपनी आचार संहिता है और वहीं पर अपना ही उसका संविधान था पहले। 2019 में आर्टिकल 370 का अबोलिशन कर दिया। इसको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल राज्य का दर्जा था उसको ख़त्म करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। तो ये इसका आंसर हम करेंगे क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है। अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ में है, बाकी नॉर्मल जैसे यूटी होती हैं उसी तरह से है। अब हमारे देश का जो संविधान है वो उस देश के संपूर्ण भाग पर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में पूर्णतः लागू है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य वैदिक लिटरेचर का सही क्रम बताना है। इसमें से पहले है, देखिए इसमें वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले हुई थी वेदों की रचना। 4 वेद हैं आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन 4 वेदों की रचना हुई और इन वेदों को जब एक्सप्लेन करना शुरू किया गया, इनकी व्याख्या की गई, तो जब इनकी व्याख्या की गई तो ये कहलाए ब्राह्मण साहित्य। वेदों की जब एक्सप्लेनेशन की गई पहली बार तो कहलाए ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया गया उनका तो वो आरण्यक साहित्य कहलाए। और आरण्यक साहित्य को जब फाइनली और ज़्यादा डिकोड किया गया और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया गया तो वो उपनिषद कहलाए। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। अभी समझ आ रहा है कुछ आपको? वैदिक संहिता के बाद में या वैदिक साहित्य के बाद में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद लास्ट है। एक सवाल आता है आपकी परीक्षा में, इससे ही कनेक्ट कर लीजिए अभी, कि इनमें से किसको वेदांत कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो उपनिषद होते हैं उपनिषदों को ही कहते हैं हम वेदांत। वेदांत का मतलब निकाला जाता है कि वेदों का अंत। ऐसा नहीं है वेदों का अंत इसका मतलब नहीं है। यहाँ वेदांत का या वेदों का अंत से मतलब होता है कि जो वैदिक थे, जो वेद थे चारों, ये चारों वेद अपने पूर्ण रूप में आ गए, यानी फुल एक्सप्लेनेशन में आ गए, जिन्हें उपनिषद कह रहे हैं हम, जिनको हम वेदांत बोल रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर अगला, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन के, महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 ऐसी घटनाएं हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहली घटना है, अभी देख लीजिए इनको। ये 4 घटनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये। तो इसमें पहली घटना है महाभिनिष्क्रमण। इसका क्या संबंध है या क्या मतलब है इसका? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इसी घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? इनके गृह त्याग की घटना को। अगली है निर्वाण। निर्वाण कहा जाता है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की या महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान और महाज्ञान की प्राप्ति, इसी घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण। और धर्मचक्र प्रवर्तन, जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये चारों प्रश्न अलग अलग पूछे हुए हैं। अगर आपसे ये पूछे इनमें से कौन सी घटना गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये चारों ही संबंधित है।
गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध को जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे कहा गया निर्वाण। और गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया तो कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे अभी, उनका गृह त्याग ही कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट देखेंगे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर हैं, इन रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पहली बात तो जो महाबलीपुरम ये जगह है, ये भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, साउथ में तमिलनाडु राज्य के जो चेंगलपट्टू जिला है वहाँ पर है ये। पल्लव शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इन रथ मंदिरों का। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न आपसे, पूछे कौन सी वास्तुकला में बने हुए थे ये, तो ये द्रविड़ शैली में बने हुए थे। कौन सी शैली में थे ये? द्रविड़ स्टाइल में बने हुए थे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? इसको लैंग्वेज में फ्रेम किया गया है इस सवाल को, लेकिन ये सवाल डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि चीनी यात्री, जो इनमें से भी ऑप्शन में से एक नाम हम दे देंगे, कि उस चीनी यात्री का नाम लिख देगा तो ये किसके शासनकाल में भारत आया। ये सवाल बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ। तो इसमें जो है हेनसांग ने जो है चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण इसमें किया है। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? अगर ये देखें, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो इसमें, और इसने रेगुलर कॉइन्स को भी इशू किया था। तो इसमें अरबी के सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक चांदी का कॉइन हुआ करता था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये आपने सुने होंगे पहले। तो ये किसका काम था? इल्तुतमिश का। ऑप्शन बी। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किन किन के बीच में? अगर तालीकोट या तालीकोटा युद्ध की हम बात करें, ये हुआ था 1565 में। और ये जो है तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी वो विजयनगर साम्राज्य के बीच में और दक्कन की जो सल्तनत थी उनके बीच में हुई थी। तो इसमें बीजापुर और विजयनगर, साथ ही इसमें जो बीदर हैं, अहमदनगर के जो दक्कनी सुल्तान हैं उनके बीच में। तो अहमदनगर का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में और विजयनगर बीजापुर, इनके बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। जो दक्षिण की सल्तनतें थीं उसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इनके बीच में लड़ा गया, और साथ में विजयनगर थी, ठीक है। और इसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। इस युद्ध का एक और नाम है, इसको बोलते हैं वनहट्टी का युद्ध। यही युद्ध क्या है? वनहट्टी का युद्ध। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? देखो, इनके बारे में कई प्रश्न बने हैं, कई बार पूछा हुआ है प्रश्न। एक प्रश्न तो आता है कि इनका मोइनुद्दीन, अभी पहले यहाँ पूछा हुआ है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ऑप्शन ए। इनकी दरगाह कहाँ पर है आप जानते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। एक और प्रश्न है, शेख फरीद के सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन है? देखिए, इन पे 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। ये है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया शेख फरीद के शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे, और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा हुआ है। और निज़ामुद्दीन औलिया को एक टाइटल मिला हुआ है महबूब इलाही। महबूब इलाही यानी ईश्वर का सबसे प्रिय, ठीक है। तो महबूब इलाही किसको कहा जाता है? इन्हीं को। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम, इनके कई सारे नाम थे। बंदा सिंह बैरागी, बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव या लच्छन देव भी था, माधोदास बैरागी। तो इसमें ऑप्शन बी, या तो लच्छन देव मिलेगा ऑप्शन में या लक्ष्मण देव, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था
लोहगढ़ को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। लुई 14 के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। लंदन में, ब्रिटेन में लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो इसमें जो अगुलहास धारा है, हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं में जो अगुलहास, जो ऑप्शन ए है, अगुलहास धारा, ये ठंडी धारा है, ये हिंद महासागर में बहती है। ऐसे ही पूछता है इनमें से कौन सी ठंडी है, इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है। दूसरे नंबर पर है मोजाम्बिक धारा, ये गर्म धारा है, ये भी किसकी है? हिंद महासागर की ही है। और भी हैं, एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो कि गर्म जल धारा है, ये भी किसकी है? ये भी हिंद महासागर की है। और दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, ये भी गर्म धारा है, ये भी किसकी है? हिंद महासागर की। तो ये तीनों दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये भी इसी की है। अब है बेंगुएला धारा, ऑप्शन डी। बेंगुएला धारा ये हिंद महासागर की नहीं है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। निम्न में से किसको झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड है ये देश, इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? कौन सा वाटरफॉल है जो गोवा में है? तो इसमें जो धुआंधार जलप्रपात है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दूधसागर जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये गोवा में, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है ये। और नोखाली कई प्रपात ये मेघालय में है, और लैंडसिंग जो है ये भी मेघालय में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान में वस्त्र उद्योग का एक मेन सेंटर है ये, जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये है ओसाका। कहाँ पर है ये? जापान में। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है कपास की। तो काली मिट्टी के अलग अलग नाम हैं इसके, इसको रेगूर भी कहा जाता है। ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं है, तो रेगूर मिट्टी जो है आंसर होगा। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम क्या है? अच्छा प्रश्न है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। उसके बाद नंबर 2 है उड़ीसा, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, के बाद है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ देखिए, झारखंड के बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, के बाद में आता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में ही नहीं है, तो पश्चिम बंगाल के बाद आता है मध्य प्रदेश। तो ये है इनका सही क्रम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एक्चुअली, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैक्सिमम यहाँ मिलता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, फिर और भी हैं राज्य जिनमें कोयला मिलता है, लेकिन ये कम होता चला जाएगा। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि का दर कितना था? किस रेट पे जनसंख्या बढ़ी थी? इसको आप आंसर जानते हैं, 17.64%, या यही ऑप्शन में आपको मिल सकता है 17.7%, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगर हम देखें सेक्स रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं, ये परीक्षा में पूछी हुई है इसकी डेफिनेशन। तो इसमें कैसे शो करते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है सेक्स रेशियो। तो ये जो है ये महिलाओं की संख्या होती है पर 1000 मेल, ठीक है। तो ये मेल है, ये फीमेल है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है सेक्स रेशियो। तो भारत का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, 943 है। अब देखना है सवाल में क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न ये बनाया हुआ है एक्चुअली। तो इसमें निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सेक्स रेशियो जो राष्ट्रीय औसत का है, यानी ये है, इससे ज़्यादा किस राज्य का है? अब आपको बाकी का भी पता होना चाहिए फिर।
तो इसमें चेक करते हैं हम लोग, इसमें चेक करते हैं झारखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो 949 है, गुजरात राज्य का 919 है, महाराष्ट्र का 929 है, मध्य प्रदेश का 931 है। ये बहुत आसपास के हैं, एक्चुअली इनको आप याद ही रख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इन चारों स्टेट्स को। और भारत का कितना है टोटल अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये 943 है। और ये बाकी इसमें झारखंड का देखोगे तो झारखंड का इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राष्ट्रीय औसत इतना है, उससे ज़्यादा किसका है, झारखंड का। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अब ये तो हो गई इनकी बातें। ये अंदरूनी स्टेट्स को के जो है एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन बनाया है अंदरूनी स्टेट्स को लेकर। ऐसा नहीं पूछ लिया कि इसमें भारत में सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है वो किस राज्य का है, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है यहाँ। उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है 912, यानी उत्तर प्रदेश का किससे कम है, जो भारत का सेक्स रेशियो है उससे कम है। दोनों में डिफरेंस कभी बना करके पूछ सकता है आपसे। तो आपसे पूछ सकता है इसमें जो पूछता ही है, जैसे कि इसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट का है सेक्स रेशियो, तो ये याद रहे इसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले राज्य जिसमें केरल का जो सेक्स रेशियो है वो 1084 है, तमिलनाडु का 996 है और आंध्र प्रदेश का 993। सभी राज्यों में सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, हरियाणा का, यानी कि पर 1000 मेल पर जो फीमेल का रेशियो है वो 879 है, किसमें, हरियाणा में। इसीलिए तो हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू की गई थी। ये सिर्फ राज्यों में है, याद रखना, सभी राज्यों में सबसे कम हरियाणा का है सेक्स रेशियो, यूनियन टेरिटरीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ। चलो अगला सवाल देखते हैं अब। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो 2011 के अनुसार राज्य की सर्वाधिक आबादी वाले 5 ज़िले अगर उनके घटते क्रम में देखोगे तो नंबर 1 पर आता है इलाहाबाद, के बाद आता है मुरादाबाद, के बाद आता है गाज़ियाबाद, देन लखनऊ। ऑप्शन सी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी का साइन लगा दो इस तरह से, यानी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की है, उसके बाद मुरादाबाद की, बाद गाज़ियाबाद की, बाद लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ दर्रा दिया हुआ है और इधर कौन से स्टेट में, दर्रे पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये सुमेलित है। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल में नहीं है, ये लिपुलेख दर्रा अरुणाचल में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। इसको करेक्ट कर लेंगे और यही हमारा आंसर भी होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में ही है, ये ठीक है, और जोजिला पास ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर क्या होगा, लिपुलेख। तो इसको यहाँ कट कर देंगे, तो यहाँ सही वाला है। ट्रीटिकल निम्न में से किन दो के बीच की संकर यानी क्रॉस ब्रीड है। अच्छा प्रश्न है ये। तो ट्रीटिकल इज़ अ हाइब्रिड ऑफ वीट एंड राई, तो गेहूं और राई की हाइब्रिड है ये। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। इसको शुरू किया गया था साल 1998 में, 1998 में इसको स्टार्ट किया गया था। उस समय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है, तो ये मक्का का पौधा होता है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, हमारे देश का फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दी गई है एक्चुअली, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर है, पंतनगर में, उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन तो देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। आंसर होगा बी। मुख्य बैंकों जिसमें 14 जो मेन बैंक्स थे, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण। ये वाला जो सबसे पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साल 1969 में, 1969 19 जुलाई
1969 को किया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर बैंक के नेम है और इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ये इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए, ये मुंबई में नहीं है, लखनऊ में है। इसको सही कर लेंगे, ये लखनऊ में है। इसको कैंसिल करेंगे। ओवरसीज़ बैंक, तो ये ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो पहला और तीसरा ठीक है इसमें। तो इसमें देखें ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें ये क्वेश्चन कॉमन हो गया आजकल, ये थारू जनजाति है। नेक्स्ट देखिए, गीडा इनमें से किसका नाम है? ये गीडा, GIDA, गीडा क्या है ये? तो ये है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गीडा के जैसे ही नोएडा भी है। नोएडा क्या है? नोएडा की फुल फॉर्म भी पूछी हुई है। जैसे यहाँ गीडा की फुल फॉर्म है, ऐसे ही नोएडा की फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे। तो ये क्या होती है? यह है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये NOIDA, नोएडा। नेक्स्ट वन, संस्थानों पर प्रश्न है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आपको बताना है यहाँ पर इन संस्थानों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथ ही हम इनके यहाँ पर ये लोकेटेड हैं उनको भी देखेंगे जगहों को। पहला, लिस्ट के अकॉर्डिंग पहला देखेंगे, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना साल 1926 में हुई थी, लखनऊ में। पहला ठीक है बिल्कुल। राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना साल 1962 में ही हुई थी, और ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। सेम प्लेस पर हैं दोनों, लखनऊ में ये है, लखनऊ में ये है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, ये भी इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला देखेंगे, भारतेंदु नाट्य अकेडमी भी लखनऊ में है, और इसकी स्थापना भी साल 1975 में की गई थी। आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑलरेडी मैच्ड है। किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 दिसंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? किसान नेता चौधरी चरण सिंह के। अगला देखें, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब इसमें कुछ दे रखे हैं संस्थान आपसे, जैसे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसको पहले को मैच करेंगे किससे? 3rd से। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो, ये है न्यू दिल्ली में, इसको यहाँ मैच करेंगे। अगला है राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, है हैदराबाद में, 2nd वन से इसको करेंगे। और लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट रहेगा गेहूं अनुसंधान निदेशालय, कानपुर में है। तो अब आपके सामने है, ये आंसर कर ही सकते। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी साल 1976 में। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। ये भी लखनऊ में ही है। तो ये हो गए इस प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आज हम दूसरा जो प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, एक पॉलिटी का होगा, और पॉलिटी के साथ साथ हम आज जनगणना, ठीक है, जनगणना यानी सेंसस पर भी क्वेश्चन करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेंसस के। इस वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।